गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। आइए इसके बारे में देखते हैं। कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत तीसरे पायदान पर बरकरार है, यानी कि भारत जो है इस पायदान पे पिछले साल भी था तीसरे स्थान पे, इस साल भी भारत जो है अपने तीसरे स्थान पर बरकरार है। अर्न्स्ट एंड यंग दुनिया के शीर्ष 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा के निवेश के आकर्षण के आधार पर रैंक जारी करता है, जिसमें इस वर्ष अमेरिका और चीन शीर्ष 2 स्थानों पर, यानी कि सबसे पहले अमेरिका है, यूएस है, फिर चाइना है, ठीक है, फिर इंडिया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया के बाद अगर चौथे स्थान पे फ्रेंड फ्रांस है, ठीक है, और फिर यूके है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले स्थान पे किस में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो 58वां जो वर्जन है, इसमें देखा जाए तो यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड पे है, थर्ड पे इंडिया है जो कि अपने स्थान पे बरकरार है, चौथे पे फ्रांस हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखा जाए तो यूके यूनाइटेड किंगडम है। इनके बारे में बात करें तो भारत का तीसरे पायदान पर बने रहने का कारण है भारत द्वारा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किया गया शानदार प्रदर्शन, ठीक है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 2040 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन कोयले से ऊर्जा उत्पादन की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो भारत जो है अभी कोयले से जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक आते आते वो जो कोयले से ऊर्जा के उत्पादन कर रहा है उसकी अपेक्षा वो सौर ऊर्जा से उत्पादन अधिक करेगा। इस बार जो है देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में जो पहली बार इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए जो भारत है फ्रेंड, कुछ यहाँ पे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैं बता देती हूँ। तो जो भारत द्वारा जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास के कारण जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के मामले में भारत का जो अच्छा प्रदर्शन रहा है लगातार, उसके वजह से भारत जो है अपने तीसरे स्थान पर वो जो है वो लगातार बरकरार रहा है। वर्तमान में अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं फ्रेंड, जैसा कि आगे वाले दिन में उत्पादन की बात किया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, तो वर्तमान का हमें जानना चाहिए। तो वर्तमान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है भारत की वो 39 गीगावाट है, ठीक है। और जैसा कि भारत सरकार की योजना है कि 2030 तक जो सौर ऊर्जा है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है उसे कितने तक बढ़ाना, 450 गीगावाट तक, ठीक है। ये 450 गीगावाट तक 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा करना, इन सब चीज़ों को करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे तरीके, कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है। जिसमें अगर हम एफडीआई की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम एफडीआई की फ्रेंड बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, तो उसमें इस समय वर्तमान में 100% जो है वो एफडीआई कर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में। फ्रेंड, इस बार जो है इस इंडेक्स में जो कि हम बात कर रहे हैं किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इस बार इस इंडेक्स में, इस संस्करण में एक पीपीए नाम का भी इंडेक्स जो है वो शामिल किया गया है। पीपीए क्या हो गया? पावर परचेस, ठीक है, लिख लीजिएगा, पावर परचेस एग्रीमेंट, ठीक है। पावर यानी कि बिजली, परचेज यानी खरीद, एग्रीमेंट यानी कि समझौता, यानी कि बिजली खरीद समझौता भी पीपीए नामक इंडेक्स भी इसमें शामिल किया गया है। और ये जो पीपीए नामक इंडेक्स है फ्रेंड, इसमें देखा जाए इस इंडेक्स को जो अक्षय ऊर्जा खरीद के आकर्षण पर केंद्रित है ये इंडेक्स। और साथ ही देखा जाए तो जो देश हैं, देश के जो कॉर्पोरेट पीपीए बाजार की विकास क्षमता को ये रैंक देते हैं। तो जो अक्षय ऊर्जा का जो खरीद के मामले में जो आकर्षण का केंद्र पर आधारित पीपीए है, अगर इसमें हम भारत की स्थिति की बात करें तो इसमें भारत जो है ना 30 बिजली खरीद समझौते बाजार में 6वें स्थान पे है, ठीक है। जो 30 बिजली खरीद समझौते बाजारों में भारत का स्थान 6वां है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत जो है तीसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट में, तो भारत उस पर 6वें स्थान पे है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये रैंकिंग ध्यान रखिएगा कौन पहले, और भारत के बाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 31 जारी किया है? तो विजन प्लान 2021-31 जो है वो भारतीय चिड़ियाघरों के लिए जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? माफ करिएगा,
पर्यावरण वन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 31 जो है वो जारी किया गया है। फ्रेंड एक्चुअली एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किसका हुआ था, ये जो चिड़ियाघर के निवेशक हैं, चिड़ियाघर के जो निदेशकों का, ठीक है, और जो पशु चिकित्सक हैं, चिकित्सकों का एक 2 दिवसीय जो है सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था सरदार पटेल प्राणी उद्यान, ठीक है। कहाँ पे है ये प्राणी उद्यान, ये है केवड़िया, ठीक है। केवड़िया कहाँ पे है फ्रेंड, ये है आपका गुजरात। तो केवड़िया यानी कि एक जो चिड़ियाघर के जो निदेशक हैं और जो पशु चिकित्सक हैं, इनके 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और इसी दौरान जो है कहाँ पे हुआ, ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान केवड़िया में हुआ। इसकी जो मेजबानी किया है वो गुजरात ने किया है। और इसी दौरान इस विजन प्लान को जो है वो जारी किया गया भारतीय चिड़ियाघरों के लिए। इसमें देख लीजिए तो किसके द्वारा किया गया था, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से 31 जारी किया गया है। प्लान है, विजन है, तो कोई उद्देश्य होगा। तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करना और साथ ही साथ जो आपके जितने भी केंद्रीय चिड़ियाघर हैं उनके प्राधिकरण को मजबूत करना। तो जो भारतीय चिड़ियाघर हैं उनको वैश्विक मानकों के आधार पर एक तरीके से अनुरूप तैयार करना, ताकि क्या हो, पर्यटक जो है आकर्षित हो, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और जितने भी जो केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है उनको मजबूत करना, ठीक है। इस विजन दस्तावेज में अद्वितीय, इसमें देखा जाए क्या क्या शामिल किया गया है, तो पशु देखभाल के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान, सभी उम्र के लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए आकर्षक आगंतुक अनुभव प्रदान करना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघरों को संरक्षण के लिए एक बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही देखा जाए इसमें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के तहत एक भाग के रूप में 75 चिड़ियाघरों को 75 चिड़ियाघरों की 75 प्रजातियों को संकलित करने के लिए एक कॉफ़ी टेबल बुक को भी विमोचन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी टेबल बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कॉफ़ी टेबल बुक है इसका विमोचन किया गया। कब किया गया, एक तरीके से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी आज़ादी की, उसी दौरान जो 75 चिड़ियाघरों की जो 75 प्रजाति हैं उनको संकलित करने के लिए एक कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो विमोचित किया गया। किस दौरान, ये जो विज़न 2021 और जो 21 to 31 जो है प्लान किया गया है भारतीय चिड़ियाघरों के लिए, उसी दौरान ये चीज़ किया गया, ये जो सम्मेलन किया गया 2 दिवसीय, उसी के दौरान, ठीक। अगला चलते हैं, भारत में 2 साल से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइजर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए। इसमें देखा जाए तो कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की को मंजूरी दे दी है। तो ये भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया था, इसके आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा, जो विषय विशेषज्ञ समिति है उनके द्वारा। कितने उम्र के बच्चों के लिए, 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। देश में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाले यह पहली वैक्सीन है, इंपॉर्टेंट है। तो कोवैक्सीन जो है बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन है कोविड से संबंधित। भारत बायोटेक ने सितंबर में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पूरे किए थे और क्लिनिकल ट्रायल्स में 78% ये जो थी असरदार साबित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मंजूरी दे गई, ठीक है। वहीं देखा जाए तो कोवैक्सीन का कोड नेम क्या है, BBV152, ठीक है, क्या है, BBV152 ये कोवैक्सीन का कोड नेम है। यह एक निष्क्रिय वायरस आधारित कोविड-19 वैक्सीन है और इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, भारतीय बायोटेक के द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसको वैक्सीन को जो है विकसित किया गया है। अगला देखें तो किस देश के द्वारा 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया गया है, इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ईरान के द्वारा 2 दिवसीय अभ्यास वेलायत जो है शुरू किया गया है। तो ईरान के द्वारा अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय अभ्यास वेलायत
शुरू किया गया है। इस अभ्यास में सेना और अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हिस्सा लिया है। तो अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत समय पहले फ्रेंड काफ़ी न्यूज़ में था। इन्होंने इस 2 दिवसीय अभ्यास जिसका नाम है वेलाय, जो कि ईरान के द्वारा शुरू किया गया है, उसमें इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट है कि एस्टेप ने भारत में खुदरा व्यवसायों के लिए एक नया सेवा ऐप माई व्यापार पेश करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है। तो माई व्यापार जो है एक सेवा ऐप है जो कि एस्टेक ने खुदरा व्यवसायों के लिए भारत में पेश किया है। ये किस बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक। करेक्ट आंसर इज ए, एक्सिस बैंक के सहयोग से ये जो एस्टेप है वो भारत में खुदरा व्यवसाय के लिए जो माई व्यापार जो ऐप है वो पेश किया गया है। इसके बारे में देखें तो एस्टेप ने भारत में खुदरा व्यवसायों के लिए एक नया सेवा ऐप माई व्यापार पेश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। ऐप है, क्या उद्देश्य इसका? कि इस ऐप का उद्देश्य है व्यापारियों को बैंक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर उन्हें पुरस्कार से प्रोत्साहित करना। जो भी व्यापारी को जो बैंक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर उन्हें पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा ताकि वो प्रोत्साहित हो। साथ ही डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो डिजिटल उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, जब आप किसी को उनके लक्ष्यों के प्रति अगर आप उनको सम्मानित करते हैं, पुरस्कार से फ्रेंड अगर हमें अवार्ड दिया जाता है, हमें पुरस्कृत किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा ना मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और उस चीज़ के प्रति मेहनत करते हैं। तो वही इस बैंक का लक्ष्य है, इस ऐप का लक्ष्य है, माई व्यापार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुरस्कृत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित करिए। अगला है, हाल ही में किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए RBI द्वारा अधिकृत किया गया? ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर इज बी, इंडसइंड बैंक को RBI के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है। और इसके बारे में देखें तो इंडसइंड बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत किया गया है। लेखा महानियंत्रक के साथ साथ वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को यह अधिकार दिया गया है। तो एक तरीके से देखें तो ये जो वित्त मंत्रालय के और जो लेखा महानियंत्रक की सिफारिशों के आधार पर ये जो अधिकार दिया गया है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो बैंक है उसको सरकारी व्यवसाय संचालन के लिए RBI की ओर से क्या किया गया, एक एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको? एजेंसी बैंक है जो कि सरकारी व्यवसाय का क्या करेगी, संचालन करेगी। ठीक है, तो रूप में नियुक्त करने की संभावना एक तरीके से बढ़ रही है। एक तरीके से एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया इंडसइंड बैंक को। और लगभग देखा जाए तो 6 वर्षों के बाद देखा जाए तो इंडसइंड बैंक को जो है एक तरीके से इसको जारी किया गया है। वहीं पे देखें तो इसके साथ ही इंडसइंड बैंक के ग्राहक जल्द ही बैंक के अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि इसके यानी कि इंडसइंड बैंक के जो नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंडस नेट, और इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है इंडस मोबाइल के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। तो ठीक है, इन जो भी इंडसइंड बैंक का जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस है उनके द्वारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से जो उनके माध्यम से अपने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे जो इस बैंक के ग्राहक होंगे, जैसे कि इंडस नेट बैंक है और इंडस मोबाइल जो है माध्यम से। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया था? देश का मेंटर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद को बनाया गया था, और आपको ये बात पता है। और उसी कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया ये भी मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली। करेक्ट आंसर इज डी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके बारे में देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फ्रेंड, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी इस तरीके की योजना चला जाती है, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। तो हमें जानना है कि देश का मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में, ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल में 9वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 10 लाख के छात्रों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराना।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे यूथ जो हैं वो किस तरीके से मार्ग से पदभ्रमित हो चुके हैं, उनके लिए जो पद से अपने वो पूरी तरीके से हट गए हैं, किस तरीके से उनका जो डाइवर्जन गलत कामों में है, उसके लिए हमेशा आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और दिल्ली सरकार की यही योजना है देश के मेंटर कार्यक्रम के द्वारा कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों के जो कक्षा 9 से लेकर के जो 12वीं कक्षा के जो 10 लाख छात्र हैं उनको उचित मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से एज अ काउंसलर, ठीक है। और इस पहल के माध्यम से युवा स्वयं सेवकों का एक समूह बनाया जाएगा जो छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। बहुत अच्छा ये है, एक तरीके से हर राज्य को ऐसी पहल करनी चाहिए और हर राज्य को, का ये तो देखा जाए जितना ज़्यादा हर किसी को ऐसी पहल मतलब ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ जो है, मैं बार बार कहती हूँ, हमारा भविष्य, आप लोग हमारा भविष्य है। आपका सही डायरेक्शन पे चलना, आपका सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हैं, ठीक है। इसलिए आपको हर इस तरह की योजनाएं हर सरकार को चलानी चाहिए, हर राज्य को आगे आना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नई सिकाडा प्रजाति पाई गई। किस राज्य में नई सिकाडा प्रजाति? सिक्किम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड में नई सिकाडा प्रजाति पाई गई। ये देखिए ये सिकिडा है, ठीक है, ये सिकिडा प्रजाति है। और इसे फ्रेंड अगर हम बात करें तो ये कीट होता है, ठीक है, ये अर्धपंखी कीट होता है, ठीक है, अर्धपंखी कीट होता है। इसके बारे में यही जान लो। और इसे क्या कहा जाता है? इसे हेमिप्टेरॉन, ठीक है, हेमिप्टेरॉन कहा जाता है अर्धपंखी कीटों को। और इसके बारे में अगर इसकी खूबियों की फ्रेंड बात करें तो देखा जाए ना, ये अपने तेज और जटिल ध्वनि संकेतों के लिए जानी जाती है। इनकी जो आवाज़ होती है ना बहुत तेज होती है, बहुत जटिल होती है। घने जंगलों में रहते हैं ये फ्रेंड। इनकी जो ध्वनि होती है ना जितनी ज़्यादा तेज होगी वो संकेत होंगे किस चीज़ के? स्वस्थ वन, ठीक है, स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है, तंत्र के ये संकेतक होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि जितनी ज़्यादा इनकी ध्वनि होगी, जितनी ज़्यादा जटिल होगी, जितनी ज़्यादा तेज होगी, उतनी ही ज़्यादा ये स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक होंगे। लगभग माना जा रहा है कि कई दशकों के बाद जो है ये नागालैंड में फिर से ये पाए गए हैं। तो एक तरीके से अच्छा संकेत है ये। और इनके बारे में एक्चुअली विलुप्त जो हो गए थे, इनके समक्ष जो चुनौती आ रही थी वो आ रही थी इनका जो प्राकृतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक पर्यावास है ना उसका हार्श हो रहा था। जो इनका प्राकृतिक पर्यावास का ख़त्म हो जाने की वजह से इनके जो है जो इनके रहने पे इनके आवास जो है ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी अवस्थिति जो थी ठीक नहीं थी। फिर इसके बाद काफ़ी अच्छी बात है कि इनके फिर से साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये इनके बारे में अगर बात करें तो इनके जो सबसे अधिक जो प्रजातिगत जो विविधता पाई जाती है फ्रेंड वो भारत में यानी कि इंडिया, और फिर उसके बाद देखा जाए तो बांग्लादेश में, ठीक है, इनकी सिकाडा की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश में इनकी सबसे अधिक प्रजातिगत विविधता पाई जाती है। और इसके बाद देखें तो चीन में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में नागालैंड के नागा पहाड़ियों की एक नई सिकिडा प्रजाति, ठीक है, प्लेटूमिया कोहिमेंसिस पाई गई है। इससे पहले मेघालय के सिकाडस सवाजाना मिराबिलिस और सलावजाना एम्पेलिसिन को 2 प्रजातियों की खोज हुई थी। नई सिकाडा प्रजाति पूर्वी हिमालय के नागा पहाड़ियों में वर्जित प्लेटिलोमिया राधा समूह से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हमने सारी चीज़ें बता दी क्या था, ठीक है। आगे बढ़े। हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक फाइनेंस बैंक। स्मॉल करेक्ट आंसर इज ए, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग लाइसेंस दिया गया। लगभग देखा जाए तो 6 वर्षों के बाद जो है आरबीआई के द्वारा एक नया बैंक लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रम समूह की स्थापित और लाभदायक लघु व्यवसाय ऋण देने वाली शाखा सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और देश की सबसे तेजी से बढ़ती फिनटेक कंपनी में से एक रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे के कंसोर्टियम को लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस जारी किया है, ठीक है। तो किसका किसका एक तरीके से है, एक तो आपका सेंट्रम है यानी कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और भारत पे, इन दोनों के कंसोर्टियम को जो है आरबीआई के द्वारा
इस लघु वित्त बैंक का लाइसेंस जारी किया गया। और ये जो नया स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका नाम क्या है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसका किसका, भारत पे है और सेंट्रल में यानी कि सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एशियाई विकास बैंक ने 2019 से 30 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? 150 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर इज बी, 100 बिलियन डॉलर कर दिया है। किसने? एशियाई विकास बैंक ने 2019 से लेकर के 30 के जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को। इसके बारे में देखें तो एशियाई विश्व बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों को 2019-30 में 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर के 100 अरब डॉलर करने की घोषणा की है। स्टार प्रश्न, यह निर्णय एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बिगड़ते जलवायु संकट और जलवायु वित्त में वृद्धि के आह्वान के कारण लिया गया है। वहीं देखें तो इससे पहले 2018 में एडीबी ने 2019-30 के दौरान एशिया में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के लिए 80 मिलियन डॉलर के लक्ष्य की घोषणा की थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में है पहला, अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को नया चांसलर नियुक्त किया गया। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर जो नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को रोक लगाने का आदेश दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है, तो सारे संस्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक का रोक लगाने का आदेश दिया है यूजीसी ने। और आपको जैसा पता है जुलाई 2022 के बाद से इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की सरकार की योजना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किससे? प्रियांक कानूनगो को। ठीक है, प्रियांक कानूनगो को क्या नियुक्त किया गया है? प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं आरबी मल्लिमठ को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले महानिदेशक नियुक्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट। देखिए अभी हाल ही में इंडियन स्पेस एसोसिएशन के उद्घाटन किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब उसके जो नए वो बनाए गए हैं महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट। मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन ग्लोबल सेंटर का प्रमुख नियुक्त किया। किसे किया? अनाहिता तिवारी को। ठीक है, अनाहिता तिवारी जो है मॉर्गन स्टील के जो हैं इंडियन ग्लोबल सेंटर के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, मिशन 100 दिन। ठीक है, मिशन 100 दिन जो है वो केंद्र सरकार की एक मिशन है जिसको कोविड पर अंकुश लगाने के लिए त्योहारों के दौरान। ठीक है, अगला है, हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने यानी कि ओयो ने 2016 पैरालंपिक खेलों के एथलीट और रजत पदक विजेता को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। किसे? दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक जो ओयो के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त की गई हैं, स्वतंत्र निदेशक। और ये देखा जाए 2016 में पैरालंपिक खेलों के एथलीट और रजत पदक विजेता थी। ठीक है, ओयो की। ओयो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओरावेल स्टेज लिमिटेड। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए सज्जन जिंदल। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जिंदल। भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। किससे? क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को। ठीक है, किसने? भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की विषय क्या थी? उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। ठीक है, उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस के थीम थी इस बार। ठीक है, जो कि 14 अक्टूबर को मनाया गया। 14 अक्टूबर को अन्य दिवस मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को इस बार का विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। ठीक है, इटली की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर G20 विषय शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अफगानिस्तान पर जो G20 की विशेष शिखर सम्मेलन का जो वर्चुअल तौर पे जो बैठक हुई इटली की अध्यक्षता में, उसमें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए। किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा 28वां दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर 2021 को। चलिए अब आपका वर्क क्या है? आपका वर्क मुझे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कि किस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया और कब इसका संशोधन किया गया। और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे पेरिस सिद्धांत के बारे में कि पेरिस सिद्धांत क्या है। आप सिर्फ आज का जो वर्क होगा वो यही होगा और मुझे पता है सिर्फ मुझे 2-3 लोग ही आंसर करेंगे। फारूक जी हैं, सौरभ जी हैं, शुभ जी हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे अच्छे से बताएंगे पेरिस सिद्धांत के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, सारी चीज़ें जितना आप बता सकते हैं आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो पूरी तरीके से रिवीजन हो जाए। और पेरिस सिद्धांत जिसे हम पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरिस सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में फ्रेंड हम पीछे की कुछ चीज़ों को बार बार थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से बात करें उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट बनेगा वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर में जो है कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। किस राज्य में 7 रेलवे स्टेशन इको स्मार्ट होंगे? वो उत्तर प्रदेश में होंगे। ठीक है, रेलवे स्टेशन इको स्मार्ट होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के 7 रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है 4 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। नेक्स्ट है रटोले आम किस शहर से संबंधित है? बनारस उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें देखा जाए किस शहर में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी? लखनऊ में दिखाई गई थी। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, बाकी आपने जो मैंने वर्क दिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जिन लोगों से आंसर मिलना है वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम अपने फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लगा हो करंट अफेयर का तो आप उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कि अभी मुझे पता है कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यस्त हैं अपने एग्ज़ाम में और सही भी है। अभी आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। फिर जब आपको आने वाले टाइम में जब समय मिलेगा एग्जामिनेशन के बाद तो आप सारे करंट अफेयर्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए। तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।